नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के जो BHU B.Ed के एंट्रेंस में पूछे गए थे। और ये सीरीज चल रही है पुराने पेपर्स को हल करने की, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने 2 पार्ट देख लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप उसे देख सकते हैं। और तीसरा वीडियो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक के शिक्षण अधिगम गतिविधि का सही मूल्यांकन होता है। विकल्प हैं प्राचार्य द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अथवा बच्चों के पालकों द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विद्यार्थियों द्वारा, क्योंकि आप अंतिम विद्यार्थी तक, क्लास के अंतिम विद्यार्थी तक, अंतिम स्टूडेंट तक, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं तो आपका वहां पर शिक्षण सफल माना जाएगा। इसलिए देखा जाए कि शिक्षण अधिगम गतिविधि का सही मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा ही होता है, इसलिए सही विकल्प होगा दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपको एक विद्यालय के प्राचार्य से क्या अपेक्षा है? मींस अगर आपके विद्यालय में कोई प्राचार्य है तो आप उससे क्या चाहते हैं? विकल्प हैं विद्यार्थियों को उनकी पसंद का कार्य देना, उनकी क्षमता से अधिक कार्य की अपेक्षा करना, अथवा विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उनकी प्रशंसा करना। और चौथा विकल्प है प्रतिदिन के कार्य में बच्चों का मार्गदर्शन करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से आपके अंदर जो गुण है उसको परखना चाह रहा है एग्जामिनर। मतलब वो जानना ये चाह रहा है कि आप अगर प्राचार्य होंगे तो आपकी मेंटलिटी कैसे होगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न रखा गया है। तो दोस्तों, आपके एक प्राचार्य हैं विद्यालय के, तो इसमें अगर विकल्पों को देखें तो क्या अपेक्षा नहीं की जाएगी? विद्यार्थियों को उनकी पसंद का कार्य देना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि आप उनके ही पसंद के अनुसार चलेंगे तो हो सकता है कि वो अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाए। मतलब उनको जो सरल लगे सिर्फ वही काम ले लेंगे वो, तो और चीज़ तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। उनकी क्षमता से अधिक कार्य करने की अपेक्षा करना ये भी गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, उसका एक लेवल होता है, इसलिए दूसरा विकल्प भी अपेक्षित नहीं होगा। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उनकी प्रशंसा करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनकी प्रशंसा करने का आपका जो लेवल है वो आपके विवेक पर निर्भर करना चाहिए। हो सकता है उनके विचार अगर सकारात्मक हैं, आपको लगता है कि ये कुछ प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। और चौथा जो विकल्प है प्रतिदिन के कार्य में बच्चों का मार्गदर्शन करना। तो प्रतिदिन के कार्य में बच्चों का मार्गदर्शन करना ये सही विकल्प होगा, क्योंकि आप मार्गदर्शन करने के लिए आप शिक्षक को निर्देश दे सकते हैं कि वो किस तरह से मार्गदर्शन करेगा। आप प्राचार्य हैं तो आप हर बच्चे से तो मिल नहीं सकते, लेकिन आप अपना एक मीडियम के थ्रू हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं, इसलिए चौथा विकल्प जो होगा वही सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में कौन सा गुण आप अपने विद्यार्थियों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? विकल्प हैं जिज्ञासा, आज्ञा पालन, सहयोग और आपके निजी कार्य में मदद करना। तो देखिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। जिज्ञासा अगर नहीं होगी तो वहाँ पर ज्ञानार्जन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। मतलब बच्चे के अंदर जानने की इच्छा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे टीचर हैं वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो विकल्प है आज्ञा पालन तो हर विद्यार्थी में होना ही चाहिए। आप जैसा कहें वैसा ही अगर बच्चे करते हैं तो आपकी क्लास डिसिप्लिन्ड अर्थात अनुशासित होगी, तो आज्ञा पालन का गुण तो होना ही चाहिए। और जो तीसरा विकल्प है सहयोग, आप बच्चों से सहयोग की उम्मीद करेंगे। अगर आप पढ़ाने गए हैं, बच्चे सहयोग नहीं कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप नहीं पढ़ा पाएंगे। और चौथा जो विकल्प है आपके निजी कार्य में मदद करना, ये सबसे घटिया किस्म का आपकी अपेक्षा है। आपके निजी कार्य में बच्चे सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा करके आप ना चलें। तो इसमें सर्वाधिक पसंद की बात है तो सर्वाधिक पसंद होगा जिज्ञासा। बच्चों की अगर जिज्ञासा है तो वो सहयोग भी करेंगे और आज्ञा पालन भी करेंगे और सीखेंगे भी, इसलिए आप विद्यार्थियों में सर्वाधिक जो पसंद करेंगे गुण वो होगा जिज्ञासा।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग रट मत लीजिएगा कि विद्यार्थियों में सर्वाधिक पसंद करने वाला गुण जिज्ञासा होगा। ये प्रसंग पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, उसमें से ये बेस्ट है। हो सकता है इससे अच्छा और कोई विकल्प आ जाए, उसको फिर आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि किस प्रकार के संदर्भ के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो संदर्भ को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास का प्रभावी तरीका नहीं है। मीन्स अगर आप उनके अंदर वैल्यूज भरना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो कौन सा तरीका अच्छा नहीं होगा। विकल्प है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए छोड़ देंगे, मतलब उनकी जो विचार होंगे आप उनको इंक्लूड करेंगे, उनको बोलने का मौका देंगे और उनको अपने मन का करने देंगे। दूसरा विकल्प है, बच्चों को नैतिक परिचर्चा में शामिल करना। मतलब कि क्लास में नैतिकता से संबंधित जो चर्चा चलेगी उसमें बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। जैसे आपने अगर कोई कहानी प्रस्तुत कर दी और वहाँ पर मान लीजिए श्रीगाल और बगुला का जो कहानी है, तो उसमें सियार जो बदमाशी करता है बगुले के साथ, तो उसमें प्रसंग में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या उसको कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एक तरह से परिचर्चा में शामिल करना हुआ। और तीसरा विकल्प है, संगत रूप से नियमों को तोड़ने पर दंड देना। नियमों को तोड़ने पर अगर मतलब क्लास में या कि स्कूल की प्रेमाइस में, परिसर में अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे दंड दिया जाए। कि बच्चों को दूसरों का ध्यान रखने तथा दूसरों के दृष्टिकोण से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब कि बच्चों को दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव, अपनी ही सोच नहीं थोपना चाहिए, और दूसरों के दृष्टिकोण मतलब स्वयं को दूसरे की जगह पर रख करके सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा और चौथा ये तरीके सही हैं। ये जो पहला, दूसरा और चौथा जो तरीके हैं ये बहुत सही हैं। और जो तीसरा विकल्प है कि संगत रूप से नियमों को तोड़ने पर दंड देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। दंड देने के बजाय आप उन्हें अच्छी तरह से प्यार से समझा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए, अथवा उनको उन कॉन्सिक्वेंसेस से आप परिचित करा दें। मतलब उनको बताएं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो हो सकता है बच्चा दोबारा वो गलती ना करे। इसलिए ये विकल्प सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। मीन्स अगर आप एक टीचर हैं तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन विकल्पों में। विकल्प हैं, विद्यार्थियों को अनुशासित करना। मीन्स बच्चे अनुशासित रहें, डिसिप्लिन्ड रहें। दूसरा, विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास करना। चिंतन शक्ति का मतलब उनके सोचने, विचारने और विवेक का उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा विकल्प है, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम की शिक्षा देना। मतलब ये है कि अगर आप टीचर बन जाते हैं तो मैथमेटिक्स का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, विज्ञान का है अथवा संस्कृत का है, इन सभी पाठ्यक्रम की शिक्षा देना। अथवा विद्यार्थियों के सामाजिक विकास में सहायता करना। सामाजिक विकास का मतलब ये है समाज में व्यवहार कैसे करना है, इसके विषय में उनको मदद करना। उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में, इस विषय में उनको प्रेरित करना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व होगा वो ये होगा कि विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास करना। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि विद्यार्थियों के सामाजिक विकास में सहायता करना अथवा अनुशासित करना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे प्रबल विकल्प जो ये होगा कि विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास करना। चिंतन शक्ति का विकास जब हो जाएगा, तो जब चिंतन शक्ति का विकास हो जाएगा तो उनके अंदर विवेक हो जाएगा, सही और गलत का विवेक हो जाएगा। वो विवेक कर सकेंगे कि गुण क्या है, दोष क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये इसी में उनका सामाजिक विकास भी हो जाएगा और वो अनुशासित भी हो जाएंगे। इसलिए दूसरा विकल्प जो है वही सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और मेरी यह पूरी जिम्मेदारी है कि आपको पीएड एंट्रेंस की तैयारी अच्छी तरह से करवाई जाए। स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो कंटिन्यू रखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। विकल्प हैं, विषय वस्तु की बातों का दोहराना, विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का अभ्यास करना,
अथवा विषय को समझना और अवलोकन करना, और चौथा विकल्प है नियमों और सिद्धांतों को समझना। तो देखिए, गृह कार्य जो दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, उसका लाभ क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, क्यों दिया जाना चाहिए। विकल्पों को देखते हैं। विषय वस्तु की बातों को दोहराना, तो ये विकल्प कभी नहीं होगा। हो सकता है उसको समराइज करके ढंग से उसे थोड़ा बहुत दोहराने का भाव हो, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं हो सकता। दूसरा जो विकल्प है, विषय वस्तु का अभ्यास करना, ये हो सकता है। तीसरा विकल्प देखते हैं, समझना और अवलोकन करना, और चौथा है नियमों और सिद्धांतों को समझना। तो देखिए, नियमों और सिद्धांतों को समझना तीसरे विकल्प में ही समाहित हो जाएगा। जब समझना और अवलोकन करना, तो वो भी नियमों और सिद्धांतों को समझना ही हो जाएगा। अभ्यास करना भी अवलोकन करना में आ जाएगा, और विषय वस्तु की बातों को दोहरा भी हो जाएगा, क्योंकि विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो, और अवलोकन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई पाठ पढ़ाया, अथवा मान लीजिए आपने पढ़ा दिया समास पढ़ा दिया, और आपने कह दिया कि इस किसी एक पाठ में आपको ढूंढना है, मतलब आपने होमवर्क दे दिया बच्चों को कि इस पाठ में आप समास युक्त शब्दों को लिख करके लाइए। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, वो चीज़ों को क्योंकि समझ चुका है, तो वहाँ पर उसका परीक्षा होगी, और वहाँ पर अवलोकन होगा कि किस प्रकार से उसने सीखा है। इसलिए सही विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों का प्रावधान है। मतलब ये है कि रूरल एरिया में अगर अच्छा एजुकेशन अवेलेबल करवाना चाहती है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने अच्छे स्कूल होते हैं वो ज़्यादातर नगर या शहर में होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का क्या होगा, इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है, जिन्हें JNV या जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। इसमें 6 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है। तो ये नवोदय विद्यालय हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में खोले जाते हैं। और देख लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं कैंटोनमेंट एरिया में होते हैं, या ये कहिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं। और सैनिक स्कूल वहीं पर होते हैं जहाँ पर सैनिक की छावनी होती है। मतलब इसमें आपको एक तरह से आपको भावी सैनिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। और मॉडल स्कूल जो होते हैं ये राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार स्थापित कर सकती है किन्हीं खास उद्देश्यों को अपना पूरा करने के लिए। तो अगर ग्रामीण परिवेश मात्र में देखा जाए तो नवोदय विद्यालय ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए शैक्षिक कार्यक्रम किस प्रकार के हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग शॉर्टकट में इग्नू भी बोलते हैं, तो इग्नू द्वारा जो शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। विकल्प है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है दूरवर्ती शिक्षा, तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा, चौथा उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसको एक सिलेबस या करिकुलम के माध्यम से और किसी एक संस्था, मतलब कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या कि आपका स्कूल हो, उसके माध्यम से जिसे कराया जाता है, जिसका ज्ञान होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, कोई नियम नहीं होता है, आप सहज रूप से ऐसे ही सीख जाते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए आप गांव में बैठे हैं, वहाँ पर हल चलाया जा रहा है, तो आप देख कर सीख जाएंगे कि हल कैसे चलाया जाता है अथवा अनाज कैसे काटा जाता है। तो ये एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा हो गई। और प्रौढ़ शिक्षा भी इसी तरह से अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो दूरवर्ती शिक्षा है, दूरवर्ती शिक्षा का मतलब डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है एक तरह से ये रेगुलर ही माना जाता है, परंतु इसमें आपके पास समय नहीं होता, स्टूडेंट के पास समय नहीं होता है कि वो रोज रोज इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ सके। तो ऐसे छात्रों के लिए व्यवस्था कर दी जाती है कि वो या तो ऑनलाइन या पत्राचार के माध्यम से अपना कंटेंट प्राप्त करते रहें और सीखते रहें। तो इग्नू का ये जो काम है ये दूरवर्ती शिक्षा का ही है, इसलिए सही विकल्प होगा दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रक्रिया नहीं है, मीन्स एजुकेशनल प्रोसेस कौन सी नहीं है, एजुकेशन में कौन सी प्रोसेस यूज नहीं की जाती है। देखते हैं, विकल्प है नियम और सिद्धांतों को मनवाने की विधि, मीन्स जो भी आपने बता दिया है उसे आपको मनवाना है, या आपको मतलब कि आप इंट्रो दे रहे हैं किसी प्रिंसिपल का, अथवा प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, अथवा अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन देना, अथवा शिक्षण। तो देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है उसमें नियम और सिद्धांतों को मनवाने की विधि नहीं होती है। इसमें मतलब आपको फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको ये नियम मानना है। उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है
और टीचिंग की जाती है, इसलिए सही विकल्प जो होगा वो पहला ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत से व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि, तो बहुत से लोग शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि विकल्प हैं शिक्षण में कम मेहनत होती है, दूसरा विकल्प है वे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तीसरा विकल्प है अध्यापकों को अधिक अवकाश मिलता है, और चौथा विकल्प है पढ़ाने में कोई अनिवार्यता नहीं होती है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि इन प्रश्नों के माध्यम से एग्जामिनर आपकी थिंकिंग को पता करना चाहता है कि आपकी सोच कैसी है, मतलब आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, वो आपकी सोच को पता करना चाहता है। तो शिक्षक बनने का एकमात्र ये उद्देश्य होता है कि आप अपना जो ज्ञान है उसे दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प ही सही होगा। शिक्षण में कम मेहनत होती है, ये भूल जाइए। अध्यापकों को अधिक अवकाश मिलता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को देख करके ये आपका एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप किस प्रकार से, आप लालची प्रवृत्ति के अगर होंगे तो आप तीसरा जरूर कर देंगे। और पढ़ाने में कोई अनिवार्यता नहीं होती, इसे आप भूल जाइए, अनिवार्यता होती है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों आज का कोटा यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, सीखने में आप लोगों को मदद मिली होगी। अगर आप लोगों को मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जिसके सहायता से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।